नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं टोडा भीम विधानसभा मुख्यालय पर। आज हमारे साथ मनोज मीणा है जो एसआई भर्ती पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रद्द करवाने को लेकर प्रहलाद खटाना है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक बड़ा नेता बनकर आया जेल से बाहर निकलकर नरेश मीणा वापस से जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, जेल की यात्रा कर चुके हैं। 8 तारीख तक न्यायिक हिरासत में थे, आज वो 8 तारीख भी पूरी हो गई। बातचीत करते हैं कि आखिर नरेश मीणा के साथ साथ बार बार ऐसा क्यों कर रही है। मैं जब नेताओं से सियासत के गलियारों में बात करता हूं तो कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ दोनों ही पार्टियों के नेता सियासी खेल खेल रहे हैं। जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो वो कह रहे हैं कि कभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखते हैं तो कभी सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखते हैं। मनोज मीणा से बात करेंगे, प्रहलाद खटाना से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है जो झालावाड़ में जो 7 बच्चे, मैं कहूंगा कि सियासत की भेंट चढ़ गए, जो 2 बार की सूबे की मुख्यमंत्री रही, उनके गृह जिले में ये हाल हो जाता है तो फिर वो क्या कर रही थी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब सत्ता की या सियासी हनक होती है तो कैसे होती है ये वसुंधरा राजे से सीखा जा सकता है। मनोज भाई, क्या लग रहा है नरेश मीणा को लेकर, ये जेल से बाहर आएंगे या लगातार ऐसे ही रहते चलेंगे? देखो, ऐसा है, दोनों सरकारों में बैठे नेता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, दोनों दलों के नेता ये चाहते हैं कि नरेश मीणा की कैसे हम राजनीतिक हत्या करें, कैसे उस व्यक्ति को जेल में रखे। क्योंकि 8 महीने बाद जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए और जब उन्होंने जन क्रांति यात्रा शुरू करी तो इन पार्टियों को लगा कि नरेश मीणा का गिराव राजनीति में बहुत बढ़ रहा है। अगर नरेश मीणा इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो पार्टियां है उनमें जो नेता है वो कैसे जीत के आएंगे, कैसे उनका जो व्यवस्था चल रही है वो बनी रहेगी। क्योंकि आज आम आदमी इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, ये जो नेता बैठे बनके, इन्हें आम जन गरीब किसान के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। 5 साल में एक बार ये वोट ले लेते हैं और उसके बाद घर आराम करते हैं और जनहित के मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेश मीणा जब झालावाड़ पहुंचते हैं और वहां जब छत गिरने 7 बच्चों की मौत हो जाती है और वो कहते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि 10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए, तो उल्टा भजन लाल सरकार कहती है ये तो नहीं मिलेगा लेकिन जेल मिलेगी। और उन्होंने लाठी के दम पे भजन लाल जी नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। आप ये बताओ, लोकतंत्र में ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार आज। दूसरी तरफ कोर्ट ये भी तो कहता है कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, बार बार ऐसा करता है। और जब 8 महीने बाद उनको जमानत मिली थी तो सशर्त जमानत मिली थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलोगे, आप किसी धरने प्रदर्शन में या ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो। देखो, ऐसा है, 151 में भी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसमें भी कंडीशनल बेल होती है। मैं बहुत बार गिरफ्तार हुआ हूँ, जेल भी गया हूँ, तो हर मामले में मेरे को 6 महीने के लिए बात कर देते कि 6 महीने से पहले कुछ करा तो ये करेंगे। कंडीशनल बेल सभी मामलों में मिलती है। ये कोई नरेश मीणा का कोई पहला मामला नहीं है कि कंडीशनल बेल के कारण से आप बोलोगे नहीं। जब इतना बड़ा अन्याय हुआ झालावाड़ में तो कौन बोले? जब लगा कि नरेश मीणा को कि मेरे को इनकी बात रखनी है, इनकी हक की बात करनी है, तो वो झालावाड़ गए। सरकार को वो रास नहीं आया। सरकार को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी पूरी व्यवस्था को ये चुनौती दे रहे हैं। कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि बीजेपी ने चुनाव लड़वाया उनको देवली उनियारा से। अब वो तो किरोड़ीलाल जी ज्यादा बताएंगे कि वो क्यों कह रहे हैं, मेरे को जानकारी नहीं है वो तो। और हो सकता है किरोड़ीलाल जी के पास वो जानकारी होगी तो कह रहे होंगे, क्योंकि ना तो मैं उस प्रोग्राम में था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा कि किरोड़ीलाल गए थे शायद आप? नहीं, मैं नहीं था उस प्रोग्राम में, उस दिन मैं दूसरे प्रोग्राम में था, लेकिन मैंने वो बयान बाद में सुना था, तो मेरी जानकारी में नहीं है तो उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य। भाई साहब, दूसरा सवाल ये भी तो है ना कि आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ 2 दिग्गज नेता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इधर, ओम प्रकाश हुड्डा और मनोज मीणा आंदोलन की राह पर अपनी सियासत का रास्ता तय करना चाहते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा है, कोई कमी थोड़ी विधानसभा होगी। अगर जनता साथ है और जनता को लगे कि यार हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, कहीं लड़ रहे हैं, तो जनता सब तय कर लेगी। बाकी आज के दिन मनोज मीणा की जो जिम्मेदारी है वो ये कि कैसे गरीब किसान के बच्चों को न्याय मिले, कैसे पीड़ितों को न्याय मिले। और अभी मेरा कोई चुनाव की और कोई रुख नहीं है, और इसलिए मैं उन नेताओं से भी कहना चाह रहा हूँ जो मेरे क्षेत्र की हो चाहे बाहर की हो कि मनोज मीणा से आप डरपो मत। अगर मनोज मीणा टोडा भीम आया है तो ये डरपो मत है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं एक झालावाड़ में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और नरेश मीणा की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ आया हूँ। बहुत सारे लोग तो इस बात से भी सहम जाते हैं, यार इधर क्यों आ रहा टोडा भीम, इसको वहीं रोको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये असुरक्षा का भाव छोड़ो, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में अब गरीब किसान मजदूर के बेटे को मौका मिले और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि आज के दिन राजस्थान की राजनीति में साहब कौन है? आप बताओ मेरे को, या तो जिसका बाप नेता है, या जिसके पास पैसा है, या बाहुबल है। गरीब किसान के लोग तो कहीं राजनीति में ही नहीं है मेरे भाई। तो हम चाह रहे हैं
कि कैसे राजनीति बदले, कैसे ये पूरी व्यवस्था बदले। तो इसको लेकर हमारा जन संघर्ष चल रहा है और आने वाले 3 साल में अभी जनता बदल देगी। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता मिले हुए हैं, नाम बता दीजिए एक आध नेताओं के कि कौन कौन मिले हुए हैं। आप इस बात को देखिए, जब भजन लाल जी कहते हैं कि रात के अंधेरे में मेरे से गोविंद डोटासरा जी मिलते हैं, अब एक कांग्रेस के अध्यक्ष, एक मुख्यमंत्री, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मिले हुए ही है। कौन सा नहीं मिला हुआ? जब बीजेपी सत्ता में आई तो इन्होंने कहा पेपर लीक पे कार्रवाई करेंगे, मगरमच्छों को जेल पकड़ेंगे। कौन सा मगरमच्छ जेल गया? मछली भी जेल नहीं गई, मछली भी जेल नहीं गई। उसके पीछे कारण है, क्योंकि सही बात है कि सिविल लाइंस की तरफ मैं भी रहता हूँ, उधर ही जयपुर में, तो मैं भी कोई काम ज्यादा पता है। हाँ, मेरे को पता भी रहता है, कोई काम होते हैं मैं जाता भी रहता हूँ नेताओं के पास, कोई घूमता भी रहता हूँ उधर। तो ये सही बात है कि नेता रात में मिलते हैं, एक दूसरे से सारे लोग मिले हुए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को लड़ाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ये विचारधारा, हमारी वो विचारधारा। इनकी विचारधारा ये है कि 5 साल तुम रहेंगे, 5 साल हम रहेंगे। और भाजपा कट्टरता का काम करती है, कांग्रेस परिवारवाद का काम करती है। दोनों ने ठेका ले रखा है कि हम तो कट्टरता के नाम पे काम करेंगे और तुम परिवारवाद के नाम पे काम करो। कांग्रेस ने सारे नेताओं की दुकान खोल रखी है। अच्छा, आपका बाप फलान सिंह है, आपकी माँ डिकान सिंह है, आपका दादा फलान सिंह है, आप आ जाओ, आपको टिकट देंगे। और गरीब किसान का बेटा सड़कों पे संघर्ष करते रह जाते। आज नरेश मीणा की उम्र 47 साल हो गई, क्यों टिकट नहीं मिला कांग्रेस में, क्यों टिकट नहीं मिला बीजेपी में? क्योंकि उसका कोई राजनीति में कोई है नहीं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, मैं जब सियासत गलियारों में जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, चाय की थड़ियों पे अक्सर ये चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि अब नरेश मीणा ट्रेंडिंग में है। राजस्थान में तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जो अपने काम से हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा का कोई स्टैंड नहीं है, कभी सचिन पायलट के पास, कभी प्रहलाद गुंजल के पास, कभी वसुंधरा के पास, कभी किरोड़ी के पास। अगर नरेश मीणा टिका रहता, जैसे 2 बार लाड़नू से विधायक मुकेश भाकर है, रामनिवास गावड़िया है, अनिल चोपड़ा है जो सीधा यूनिवर्सिटी से निकलता है और सांसद का चुनाव लड़ता है, नरेश मीणा 2003-4 में महासचिव बन जाता है और इतना लंबा संघर्ष चलने के बाद भी कोई पद नहीं मिलता है, तो नरेश कहीं ना कहीं डगमगा जाता है अपने लक्ष्य से, ये भी कहा जाता है। देखो, जो हम जो बात कह रहे हो वो हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नरेश भाई से बात करो, नरेश भाई से कहो। मेरा मानना है कि वो व्यक्ति संघर्ष ही उसका स्टैंड है। आप कह रहे हो उसका स्टैंड नहीं है, मैं संघर्ष का स्टैंड मानता हूँ। कम से कम एक स्टैंड पे तो है, संघर्ष वाले पे, बाकी और स्टैंडों की ज्यादा चिंता नहीं है। और जिस दिन जनता को लगेगा निर्दलीय बन जाएगा। और अब तो जनता प्यार कर रही है ना नरेश को। आपने देखा देवली में 60,000 वोट आए, वहाँ 45,000 आए, छिपा बड़ौद में, तो जनता का प्रेम तो मिल रहा है। और आने वाले समय में जो ये गैप घट गया है ये पूरा हो जाएगा 28 में। लेकिन आपने एक बात और कही कि दोनों पार्टियां मिली हुई है, पूरी मिली हुई है। सुनो सवाल सुन लीजिए। आपने कहा सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जब 2 बड़ी पार्टियां राजस्थान में मिली हुई है तो मनोज मीणा, नरेश मीणा उन बड़ी ताकतों से कैसे सामना कर पाएंगे और व्यवस्था का परिवर्तन कर पाएंगे? क्या फार्मूला है आपके पास? ऐसा फार्मूला पूरा है, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। इस बार जब चुनाव होगा तो जनता में अब एक आम धारणा बन रही है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो मैं जब मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि मनोज भाई हम नेताओं से परेशान हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, टिकट लेके आ जाते हैं, बोलते नहीं है। अभी जो समता संघर्ष आंदोलन का मैटर हुआ, उन्होंने टिप्पणी करी समाज पे, तो उस समय भी हम ही बोले, कोई नेता नहीं बोले, क्योंकि नेताओं ने तय कर रखा है कि हमें तो 5 साल आराम से मिल रहा है, तो क्यों बोले? तो कहीं ना कहीं अब जनता में गुस्सा है कि इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो परिवारवादी है, पूंजीवादी है, बाहुबली है। और राजस्थान में अब नया उदय होगा, राजस्थान की राजनीति में थर्ड फ्रंट बनेगा। हनुमान बेनीवाल जी भी है, राजकुमार रोज जी भी है, चंद्रशेखर आजाद जी भी है, तो हमारे लोग ये सब साथी हैं और सब इनके साथ में हम संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राजस्थान की सूरत बदलेगी और आपको 2028 में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोगों से लोग अब तंग आने लगे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, आपने भी जिक्र किया कि हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, नरेश मीणा, आप जैसे युवा सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, 18 में पार्टी बनाते हैं। अब आप ऐसा ही भर्ती पे आप संघर्ष कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आपके साथ है, अभी तक उस पे सरकार अपना स्टैंड तय कर चुकी कि शायद इस भर्ती को रद्द नहीं करोगे। आप आंदोलन छोड़ नहीं रहे हैं, हाँ? तो आप अपने हट से नहीं हट रहे, सरकार अपने हट से नहीं हट रही, तो क्या कारण है इसका? हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि हम रद्द कराए बिना हटेंगे नहीं। आज 107 दिन हो गए, कल मैं शहीद स्मारक पे था शाम को, आज यहाँ पे हूँ। और चाहे संघर्ष ये कितना ही लंबा हो जाए, चाहे और लग जाए 4 महीने 5 महीने, लेकिन घर नहीं जाएंगे जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी। और यही हनुमान बेनीवाल जी ने सोच रखा है। वो कह रहे थे मेरे से एक दिन, मैं उस दिन से बात कर रहा था, मैंने कहा साहब क्या होगा? वो कह रहे थे या तो भर्ती रद्द हो जाएगी, आंदोलन करना छोड़ दूंगा। तो सही कह रहे हैं, वो जो हनुमान जी कहते हैं ना वो करते हैं। अभी हमारी बात हुई एक दिन टेलीफोन पे कि मनोज क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई साहब ठीक चल रहा है, बाकी तो कर रहे संघर्ष। उन्होंने कहा कि देख लेते हैं, नहीं तो इस बार दिल्ली की तरफ कर देंगे कुछ। और जो हनुमान जी कहते हैं तो लाखों लोगों की सेना चलती है। जयपुर में 1 लाख लोग लेके आए, 1 लाख लोगों की रैली करी। उस दिन भजन लाल जी दिल्ली चले गए, सारे मंत्री राजस्थान दिल्ली जा रहे हैं बार बार।
वो तो अब हनुमान जी कह रहे थे कि उनको लग रहा है, लाइन रहता हूँ तो इन चीजों का तो पता होगा ना आपको। हनुमान जी भी इस बात को कह रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि भजनलाल जी को लगता है कि यार कब पता नहीं सीएम के पद से हटा दे मेरे को। तो अभी तो दिल्ली में तो वो घेवर लेके घूम रहे थे तीज में कि 10 किलो इसको, 5 किलो इसको, कम से कम ये नहीं कहे कि भजनलाल जी ठीक नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में घूमते रहते हैं वो, और वो इसीलिए घूम रहे हैं कि वो कैसे भी करके अपना सीएम का पद बचाए रखे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एसआई भर्ती ने उनकी कब्र खोद दी सत्ता की, क्योंकि 6 एजेंसियों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए। सरकार की एजेंसियों ने कहा साहब, और उसके बाद में कहते हैं कि हम रद्द नहीं करेंगे, जल्दबाजी होगी रद्द करना। और अब कोर्ट कह रहा है कि हम ऐसा निर्णय देंगे जो इतिहास में नजीर बनेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिस दिन ऐसा ही भर्ती रद्द होगी उस दिन भजनलाल जी की विदाई हो जाएगी। एक सवाल और बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। वसुंधरा राजे या फिर भजनलाल शर्मा, कौन बेहतर नेता थे? नहीं, मेरे को तो सुनो, बीजेपी का प्रवक्ता तो उन्हीं में है, मेरे लिए तो कोई बेहतर नहीं है। जब किस दिन गरीब किसान का बेटा मंडल जी को देखता हूँ मैं तो ये 4 संघ चुनाव के बारे में क्या कहना है मनोज मीणा का? चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव होने चाहिए तार्किकता के आधार पर, आइडियाज के आधार पर, बौद्धिकता के आधार पर, ना कि इस आधार पर इसका बाप राजनीति में, इसके पास 20 डिफेंडर है, 20 इसका फॉर्च्यूनर है, ये आधार नहीं होना चाहिए चुनाव का। अभी हमारे लड़के क्या है, नौजवान थोड़ा सा भटक रहे हैं, उनको लगता है 100 गाड़ी जिसके पास है वही अध्यक्ष विश्वविद्यालय का, बल्कि वो काम नहीं कर रहा। वो तो अपना गाड़ी के आजकल तो काले शीशे रखते हैं, खोलेगा ही नहीं वो शीशा, आप आवाज लगाते रह जाओ। तो एक तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ब्लैक शीशे की गाड़ी एक भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गाड़ी घोड़े वाले, धनबल वाले, परिवारवाद वाले, पूंजीवाद वाले अध्यक्ष नहीं बने, एक गरीब किसान का बेटा अध्यक्ष बने। चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी है और वो होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये दादी है ना, मैं उस पे आ रहा हूँ, और ये जब डिम्पल मीणा की दादी है, जब मैं वहां था तो इनको पता लगा मैं यहाँ आया हूँ। तो देखो ये कितने परेशान है राजस्थान में, मेरे समझ नहीं आ रहा। मनोज भाई है ना, मैं जब फिर वही बात बोलूंगा, मैं जब मिलता हूँ ना नेताओं से, वो कहते हैं कि डिम्पल मीणा का जो केस है ना, उसको मीणा नेता ही खा गए उस केस को। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है, आप कह रहे हो मेरे से कि मीणा नेता इस चीज में, मुद्दे में, अगर मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फिर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे हमारी जिम्मेदारी है, कैसे पीड़ित परिवार को न्याय मिले, कैसे इस बुजुर्ग दादी को न्याय मिले जिससे इनके बेटे बेटी जो जेल में है वो बाहर आए। एक बच्ची मर गई और उसको न्याय नहीं मिल पाए, और उसके बावजूद भी राजस्थान में सुनने वाला नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी से कि राजस्थान में आप मुख्यमंत्री बन के क्यों बैठे हो, कुर्सी से इतना कौन सा प्रेम है? आप देखो, राजस्थान में 2 सालों में मैंने बहुत धरने करे, शहीद स्मारक पे मैं जाता था, मेरे को दादी मिलती थी, सब लोग मिलते थे, ये मेरे को वहीं जानने लगे कि मनोज मीणा धरने करने आता है, और शहीद स्मारक मेरा दूसरा घर है, वहीं रहता हूँ मैं, तो ज्यादातर समय वहीं निकलता है। आंदोलनकारियों का शरण स्थली है। हाँ, वही शरण स्थली है, वहीं हम बैठे रहते हैं। तो तब ये मिलते थे मेरे को, तो मैं बड़ा दुखी होता था कि कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 2 साल में शहीद स्मारक पर सैकड़ों धरने हुए, लेकिन साहब भजनलाल एक भी परिवार से नहीं मिले, एक भी डेलीगेशन से नहीं मिले। कम से कम पहले की जो सरकारें थी, कम से कम बुला के वार्ता करती थी, अधिकारी होते थे उनके अपॉइंटेड की, ये बात करेंगे। आज राजस्थान के लोकतंत्र में आप देखोगे क्या चल रहा है राजस्थान में, कि कोई भी धरना चल रहा हो, पुलिस तो खत्म ही है। आम जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी भाई? जो मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाह रहा, उनके अधिकारी मिलना नहीं चाह रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि भजनलाल जी को एक ऐसी व्यवस्था तो कम से कम बनाए कि एक आम जन, गरीब किसान की बात उन तक पहुंचे। आज ये दादी आए, अगर कोई मिलने वाला होता सरकार में, बात करने वाला होता, सुनने वाला होता, तो इनकी बात वहां पहुंचती। लेकिन ये 8 महीना बैठ के आगे, सरकार में कोई नहीं मिला, भजनलाल जी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि भजनलाल जी भी अब थोड़े से क्या है कि उनको घमंड हो गया सत्ता का, और अब 3 साल बाद ये साहब पूरी राजस्थानी सत्ता में लाता है और यही घर भेज देता है। अब मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये गरीब किसान भजनलाल जी को फिर गद्दी से उतार देंगे और भजनलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, फिर अशोक गहलोत जी की तरह पूछा करेंगे और कैसे हो। लेकिन अब आप कह रहे हो सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो आप किसे देखना चाहते हो मुख्यमंत्री? किसान का बेटा बने। और ऐसा नहीं है कि, मैं कह रहा हूँ हमारे पास बहुत विकल्प है। हनुमान बेनीवाल जी है, किरोड़ी लाल जी को तो बढ़ाया नहीं सरकार ने, और उन्होंने इतनी मेहनत करी, संघर्ष करा 5 साल, उनकी बदौलत सत्ता में आई बीजेपी, और किरोड़ी लाल जी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किरोड़ी लाल जी भी कल परसों प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैं कह देता हूँ तो मेरी चल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अंदर खाने की परेशान सरकार उनको करती है, और वो भी परेशान सरकार से रहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की जो है पटरी भजनलाल शर्मा से मिलती नहीं है कहीं ना कहीं।
अब पटरी तो देखो फिर वो सरकार के लोग है वो मिलाएंगे, मनोज मीणा थोड़ी पटरी मिलाएगा उनकी वो तो तय करेंगे कि पटरी कैसे मिलेगी। बाकी अपना भी प्रयास है कि हर व्यक्ति को जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, परेशान है, चाहे छात्र हो चाहे आमजन हो, उनकी आवाज कैसे सरकार तक पहुंचे, उनके मुद्दों पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए। और ये संघर्ष अब हमारा पूरे राजस्थान में है, कहीं भी मनोज कर सकूं वो मैं इनके लिए करूं। पहले भी इनकी आवाज हमने उठाई है, आगे उठाने का प्रयास करेंगे। और अभी हम झालावाड़ वाले मामले में सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, 10 बीघा जमीन मिल जाए। और आज 8 तारीख थी, नरेश मीणा छोटा शायद नहीं है, आज तक जैसी थी। और अब हमें 16 को उनका जन्मदिन है, तो 16 को जयपुर में फिर विधानसभा घेराव का हम रखेंगे प्रोग्राम। और फिर इस बार भजन लाल से आर पार की करेंगे, ऐसे सुनेगी नहीं, लेकिन इस बार अब मेरे को लग रहा है धमाकों की आवश्यकता है। अब धमाका ही करना पड़ेगा, ये लग रहा है मेरे को भी। अब ये हैं मनोज मीणा, जो छात्र नेता कहें या आंदोलनकारी नेता कहें, हमेशा कहीं ना कहीं शहीद स्मारक पर मिलते हैं, तमाम मुद्दों पर बात की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन टोडा भीम से।